अब हम बात करते हैं गुजरात के कुछ सकारात्मक पक्ष की आरटीआई को लेकर। 21 साल का एक लड़का अगर किसी गांव का सरपंच बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत हैरानी होगी, लेकिन गुजरात में ऐसा हुआ। अमरेली जिले में एक गांव में 21 साल का एक युवक कह सकते हैं, बच्चा नहीं कहना चाहिए, 21 साल का एक युवक सरपंच बना है। हालांकि बड़े बुजुर्ग जो सरपंच होते हैं उनके सामने वो अभी भी बच्चा है, लेकिन वो सरपंच, 21 साल का सरपंच, बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ अपना काम आगे बढ़ा रहा है। और उसको ये सूझबूझ, हिम्मत मिली आरटीआई से। क्या है ये पूरा मामला, ये हम आपको दिखाते हैं अमरेली से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र तिवारी की इस रिपोर्ट में। नाम भद्रेश वमजा, उम्र 21 साल। उम्र छोटी पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी। 21 साल के भद्रेश सालड़ी गांव के सरपंच हैं। गुजरात के अमरेली जिले का सालड़ी गांव भद्रेश के सरपंच बनने के बाद से लगातार सुर्खियों में है। लोग हैरान हैं कि इतनी कम उम्र के युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भला कैसे सौंप दी गई। पर भद्रेश बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से कभी घबराए नहीं और आज बखूबी सरपंच की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल भद्रेश को ये हिम्मत मिली सूचना के अधिकार कानून से। भद्रेश जब 18 साल के थे तब से ही उन्होंने आरटीआई लगानी शुरू कर दी थी। ગામ લોકોને લોકલ લેવલ પર એ ખબર જ નથી હોતી કે પોતાના હક શું છે। મારા ગ્રુપના મેમ્બરો બધા યંગ છે અને બધા બહુ સાથે મળી અને પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ। તો અમારું કામ મેન એ જ છે કે લોકોને પહેલા તો જાગૃત કરો કે તમને આ વસ્તુ મળે છે, એ તમે મેળવો। भद्रेश की आरटीआई मुहिम के कारण ही पूरे गुजरात में राशन की दुकानों को अपने अनाज के स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया। હવે લોકોએ મને વિશ્વાસ મૂક્યો છે, તો હવે ગામ લોકોના કામ કરવાના છે। જેમ કે ખાસ મારા ગામની અંદર રોડ, રસ્તા, પાણી, સેનિટેશન જેવા ઘણા બધા મોટા મોટા ગંભીર, નાના અને અત્યંત જરૂરી પ્રશ્નો છે, એ તાત્કાલિક પૂરા કરવાના છે। जनहित के मामलों को लगातार उठाने के कारण ही पंचायत चुनाव में भद्रेश को 310 वोटों से जीत मिली। और अब सालड़ी गांव का यह युवा सरपंच सिर्फ अपने गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के आम लोगों की लड़ाई को आरटीआई की मदद से लड़ने को प्रतिबद्ध है। तो ये रिपोर्ट थी। और विनोद पांड्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये भद्रेश वमजा 21 साल का एक युवक जो कि आरटीआई लगाता था और आरटीआई लगाकर सरपंच बन गया। गुजरात के लिए एक बहुत अच्छी खबर, देश भर के लिए कह सकते हैं एक उदाहरण है। पूरा देश भर के लिए गौरव की बात है और बाकी युवाओं के लिए एक संदेश है कि ऐसे जो भी कानून है वो कानून को सही आप इस्तेमाल करोगे तो वो कानून की मदद से आप देश को सुधार पाओगे। इस प्रकार की हालात में अगर पूरे युवा वर्ग जितना भी, जहां भी, जो भी एरिया में रहते हैं वहां पर आरटीआई डाल के खुद का जो वहीवट है वो सही ढंग से चलता है कि नहीं चलता है, उनका जो भी पैसा है, टैक्स का पैसा, वो रोड रास्ते में यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, सर्विस टैक्स का जो भी पैसा है वो भरा जाता है या नहीं भरा जाता है, जो अधिकारी वर्ग के पास जितना फंड है उसका सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, गांव या तालुका या डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी खर्च डिक्लेयर किया गया है या एजुकेशन या हेल्थ के लिए डिक्लेयर किया गया है वो सभी सारा एकदम सही तरह से होता है कि नहीं होता है, वो जानने का अधिकार एक आरटीआई लॉ से मिला है। श्यामलाल जी, 21 साल का एक लड़का, और भद्रेश वमजा कहते हैं कि वो 17 साल के थे, 18 साल के थे, उन्होंने आरटीआई लगानी शुरू की और धीरे धीरे आरटीआई की वजह से उनको ताकत मिली, हिम्मत मिली और उनको लगा कि बदलाव आ सकता है और आज सरपंच हैं। ये बहुत काबिले तारीफ कहानी है और मैं तो इसके जरिए निवेदन करना चाहता हूँ पढ़े लिखे तबके से, क्योंकि अभी आरटीआई बहुत बढ़िया कानून होने के बावजूद अंडर यूटिलाइज्ड है। ये अंडर यूटिलाइज्ड है मीडिया में, ये अंडर यूटिलाइज्ड है हर पढ़े लिखे सेक्शन में। मैं तो निवेदन करता हूँ कि जितने यूनिवर्सिटी कॉलेज के पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो सरकारी मशीनरी को समझते हैं, गाँव के बेरोजगार युवक हैं, अपने सरकारी विभागों से, जैसे ये कह रहे हैं पांड्या साहब, लोग पूछें तब पता चलेगा कि जो है वो सैकड़ों करोड़ रुपए जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना करके और सरकारी पैसा कैसे लोग खींचते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है, वो उसका पर्दाफाश करें और तभी जो है इस कानून का सही फायदा होगा। दफ्तर में मेज के उस तरफ बैठते हैं, वो कहते हैं हमारे पास बहुत आरटीआई आ रही है और हम परेशान हो गए हैं, आपको और ज्यादा आरटीआई लगेगी तो क्या होगा? आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसे कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को, बड़े बड़े दूसरे सरकारी अफसरों को जानता हूँ जो जब खुद फंसते हैं, कहीं सस्पेंड होते हैं, किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में फंसते हैं तो आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो जब यहाँ पर हैं
तो उनको आरटीआई भूत लगता है, लेकिन जब उस तरफ खड़े हैं सरकारी, उनको आरटीआई लगता है जब कि बहुत आम जनता की तरह खड़े हैं, हाँ। पीड़ित हैं, तब उनको लगता है आरटीआई कितनी बड़ी चीज है। बिल्कुल, आरटीआई वास्तव में आरटीआई बड़ी चीज है, और एक आम आदमी भी आरटीआई का सही से इस्तेमाल करके बहुत कुछ बदल सकता है। और हम आपको ऐसी देश भर से बहुत सारी कहानियां दिखाते हैं, और हम आपसे इस बार ये निवेदन भी करना चाहते हैं कि आप देश के किसी भी हिस्से में हैं और अगर आपने कोई आरटीआई लगाई है और आप चाहते हैं, आपने जो आरटीआई लगाकर जो कुछ उजागर किया है, आप चाहते हैं कि डीडी न्यूज के माध्यम से हम उसे देश भर में पहुंचाएं, तो आप हमें जरूर भेजिए। इस बार हम आपको दिखा रहे हैं टिहरी की से एक ऐसी कहानी। टिहरी गढ़वाल में एक आम व्यक्ति ने आरटीआई लगाई, और वहां पर जो एक पुल जो कि बहुत सालों से बन रहा है, 2008 में जो पुल बन जाना चाहिए था, 90 करोड़ में बन जाना चाहिए था, आज उसकी लागत 170 करोड़ हो चुकी है और 2013 खत्म होने को है, लेकिन वो पुल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आरटीआई से ये बात निकाली और देश के सामने लाए, ऐसे ही एक जुझारू आम व्यक्ति की हम आपको कहानी दिखा रहे हैं टिहरी गढ़वाल से। ये हैं टिहरी उत्तराखंड के रहने वाले राजेश्वर। राजेश्वर टिहरी डैम पर बनने वाले पुल में हो रही देरी से परेशान थे। जो डोबरा चाटी पुल साल 2008 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं बन पाया है। राजेश्वर ने आरटीआई लगाकर जब जानना चाहा कि डोबरा चाटी पुल की लागत क्या है, कब तक बन पाएगा, किस कंपनी को ठेका दिया गया है, जवाब जो मिला वो चौंकाने वाला है। 90 करोड़ का ठेका था, पर आज पुल की लागत बढ़कर 170 करोड़ हो चुकी है। ये ठेका एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसे इस तकनीक का लंबा पुल बनाने का कोई अनुभव नहीं था। और तो और आरटीआई से राजेश्वर को पता चला कि पुल के इस खेल में करोड़ों का घोटाला है। तो जो इन्होंने 2 एंकर खड़े किए हैं, 2 एंकर करोड़ का मुश्किल से खर्चा किया होगा 20 से 30 करोड़ रुपए। कुछ मान लेते इन्होंने सामान भी मंगाए होंगे कि हम 296 के हिसाब से रोप वे जो इन्होंने आरटीआई में लिख के दिया है, हम सारे खर्चे भी जोड़ लें तो आज की डेट में 30-35 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा एक्चुअली धरातल पे कहीं नहीं दिखता है। कहीं छिपा के इन्होंने रखा है तो पता नहीं। और 122 करोड़ में अगर आप 30 करोड़ रुपए कर दो तो कम से कम 75 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं घोटाला दिखाई देता है। सवाल उठता है कि 2008 में जो डोबरा चाटी पुल बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो अब तक बना क्यों नहीं। आरोप है कि पुल का न तो अब तक बेसिक डिजाइन बना है और न ही डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पुल के बारे में जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगने लगी तो अब वो पुल के निर्माण के लिए गंभीर हुए हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे लोकल विधायक हो, और चाहे लोकल एजेंसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, ये आज की डेट में सीरियसली कुछ काम करके दिखाने की कोशिश में जुट गए हैं। क्योंकि इनको धीरे धीरे लग रहा है कि हम आगे ना बनाएं, ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हमारा पिछला भी पूरा चिट्ठा बिट्ठा खुल जाए कि किसने क्या खाया है। तो ये देखा आपने, टिहरी गढ़वाल से हमारी कहानी थी। और इस तरह की कहानी अगर आपके पास भी हैं, अगर आपके आसपास भी कुछ अनियमितता हो रही है, गलत हो रहा है और आप उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आरटीआई लगाइए और आरटीआई लगाकर आपको जो कुछ भी मिला आप हमें हमारे पास भेज दीजिए। हम अपने कार्यक्रम में उसको भरसक उठाने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ को देश भर में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अब देश भर में इस हफ्ते आरटीआई को लेकर क्या कुछ हुआ, वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। खबर नागपुर से है। नागपुर में एक आरटीआई कार्यकर्ता पर उगाही का आरोप लगा है। आरटीआई कार्यकर्ता और उसके साथ एक एडवोकेट है जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता संजय अग्रवाल है और साथ में जो एडवोकेट हैं वो श्रीकांत हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगा है। दरअसल मामला इस तरह के है, शहर में एक झील है जिसके सौंदर्यीकरण के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उस कॉन्ट्रैक्टर को मेहता कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि आरटीआई से कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिसको लेकर उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर इन्होंने उसको फ़ोन किया, उसको थ्रेट किया, उससे पैसे की डिमांड की है। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर ने जो बातचीत हुई, जो फ़ोन कॉल्स हैं, उसको रिकॉर्ड भी किया है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आईपीसी की धारा 385 के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो के बंगलों पर लगी है आरटीआई और हुआ है खुलासा। मायावती के 4 बंगले हैं दिल्ली में, जिसमें 3 बंगले लुटियन जोन में आते हैं। लुटियन जोन में जो बंगले हैं उसमें वहाँ के जो इमारतें हैं उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण संभव नहीं है, कानूनी रूप से रोक लगाई गई है। लेकिन मायावती ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सांठगांठ करके
3 बंगलों को मिलाकर एक बंगले में तब्दील कर दिया है। और ये सारा खुलासा हुआ है दिल्ली के आरटीआई आवेदक सुभाष चंद्र अग्रवाल की आरटीआई से। उन्होंने आरटीआई डालकर ये जानना चाहा था कि आखिर जहां पर जिन इमारतों के निर्माण पर रोक लगा है वहां पर 3 जो बंगले हैं वो एक में कैसे तब्दील हो गए हैं, क्योंकि जो मायावती ने इससे पहले बहुजन प्रेरणा नामक का एक ट्रस्ट बनाया था और उस ट्रस्ट की आड़ में उन्होंने अपने 3 बंगलों को एक में तब्दील कर दिया। 14 नवंबर को पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाएगा जो आने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि जो बच्चों के खिलाफ जो यौन हिंसा के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने 14 नवंबर 2012 को लगभग 1 साल पहले पॉक्सो नाम से एक एक्ट बनाया था। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस नाम से कानून था। इसके अंतर्गत लगभग 792 केस 1 साल के अंदर में 792 केस लगभग दर्ज हुए। लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात है, बहुत दुख की बात है कि सिर्फ 5.5% मामलों पर ही कार्रवाई हुआ। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की जेलों में है क्षमता से अधिक कैदी। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं करीब 81,000 से भी ज़्यादा कैदी, जबकि जेलों की क्षमता है सिर्फ 48,000 कैदियों की। ये हाल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का है। इन कैदियों में सबसे ज़्यादा विचाराधीन कैदियों की तादाद है, जिसमें 55,000 कैदी विचाराधीन हैं। ऐसे मामलों में अगर कैदियों की तादाद ज़्यादा है तो उनके जो मानवाधिकार, उनका हनन है वो काफ़ी हो जाता है। दिल्ली के हेडक्वार्टर सरकारी अस्पताल ने दिया है सूचना का अधिकार कानून के आवेदन का गलत जवाब। दिल्ली के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने जब आरटीआई डालकर ये जानना चाहा कि जो हेडक्वार्टर अस्पताल है इसमें जो आईसीयू विभाग है उसमें सन 2011 से लेकर 2012 के बीच कितने मरीज हैं और कितनी की मौत हुई, तो जो अस्पताल प्रशासन ने आरटीआई का जवाब दिया उसमें कहा कि 145 मरीज आए और उसमें से 107 की मौत हो गई, यानी कि 74% से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। जब मामला ये मानवाधिकार आयोग पहुंचा और मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल प्रशासन को तलब किया, तब अस्पताल प्रशासन अपने जवाब से पलट गया और उसने कहा कि नहीं, सिर्फ 40% लोगों की मौत हुई है। जानने का हक प्रोग्राम में आपको दिखा चुके थे कि लगभग 146 सांसद ऐसे थे जो अपने ही परिवार वालों को पीए नियुक्त किए हुए थे। हालांकि यहाँ के जो बड़े बड़े समाचार अखबार थे उसमें भी ये खबर छपी थी। उसके बाद आरटीआई से जो मामले सामने आए थे कि 146 सांसद जो हैं वो पीए बनाए हुए हैं, तो इस पर कार्रवाई करते हुए राज्यसभा के जो आचरण समिति है उस पर एक बैठक की, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि ये गलत है। इस तरीके से जो अपने परिवार हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको पीए नहीं रखा जा सकता और ये प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति के पास भेजा गया है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ श्यामलाल जी आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा विनोद पांड्या जी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े। विनोद पांड्या जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jannekahak@gmail.com और हमारे ट्विटर हैंडल का पता भी आपके स्क्रीन पर है, आप उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है। आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा